राधे राधे सभी को। तो साथियों, अपने हिंदी साहित्य कर रहे थे, जिसकी 2 क्लासेस मैंने अपलोड कर दिया। आज तीसरी छोटी छोटी क्लासेज हैं। कोशिश करूंगी अगर दिन में 3 क्लास होती तो 3 क्लास भी डालने की कर दूंगी। बस आप रेगुलर रखो। अब कईयों के जैसे अभी पहले तो देखो, जब मैं ज्योग्राफी वगैरह पॉलिटी करवा रही थी, करंट करवा रही थी, तब आप बोल रहे थे कि हिंदी साहित्य करवाओ, हिंदी साहित्य। वो तो मैंने करवा दी है, कोई एक आधा टॉपिक रहा होगा। बाकी अभी ये करवा रही हूँ तो उसमें ये बोलती हो कि आप ये करवा दो। साथियों, एक बार आप प्लीज़ प्ले लिस्ट चेक कर लेना, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी वहाँ पर। और रही बात राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो मई तक का मैंने करवा दिया। बस कुछ सम्मेलन, नीतियाँ वगैरह, अभी देखो नीतियों की क्लास आने वाली है, मैं तैयार कर रही हूँ नीतियाँ भी आप सभी के लिए। तो उन जैसे भी सम्मेलन है, आयोजन जो भी है ना, उनकी एक क्लास अलग से मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो ज़्यादा मत टेंशन लेना। तो अपने करते हैं, कहाँ तक कर लिया था आपने, मिश्र बंधु से करेंगे। इससे पहले फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या देखा था। इससे पीछे वाली क्लास में देखा था कि गारसतासिया इनका जो ग्रंथ है, इस्तवार दल्ला लिटरेचर एंदू, ये हिंदुस्तानी, और इसमें संस्करण 2 भाग 5 है। 5 भाग है, जिसमें देखो प्रथम संस्करण में 2 भाग और द्वितीय संस्करण में 3 भाग, यानी टोटल 5 भाग हो गए। तो जो प्रथम संस्करण में 2 भाग है, जो पहला प्रकाशित होता है प्रथम भाग में, वो 1839, प्रथम भाग 1839 में, और द्वितीय यानी कि 2 भाग, पहला और दूसरा भाग 1847 में। और इसमें बात करें द्वितीय संस्करण में 3 भाग है, पहला और दूसरा दो है, वो तो 1870 में, तीसरा 1871 में। और बात करें हिंदी साहित्य, अगर पूछे आपको हिंदी साहित्य लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, तो गारसतासी ने, प्रकाशक द ओरिएंटल ट्रांसलेशन आयरलैंड। अब बात करते हैं साथियों इनका हिंदी अनुवाद, ध्यान रखना जरूर इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, और उर्दू अनुवाद करीमुद्दीन ने किया। बाकी ये अपने देख लिए थे, ठीक है। तो फिर पढ़ा था अपनों ने शिव सिंह सेंगर, इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सरोज इनकी ग्रंथ है, प्रकाशन 1878 में होता है माता प्रसाद के अनुसार। प्रथम जो प्रकाशन है, पहला प्रकाशन तो देखो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, जिसका प्रकाशन पहला 1878 में, संशोधन के बाद में 1883 में होता है, ठीक है। और प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ, और इसमें जन्म मृत्यु काल दर्शाया गया, किंतु वो भी अविश्वसनीय है। और कवि क्रम वर्णमाला अनुसार काल विभाजन नामकरण यहाँ प्रयास नहीं किया गया। जिसमें आपको थोड़ा सा ये देख लेना है कि जो ये ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का, इस ग्रंथ में जो कवि है ना, पुष्यदत्त, इसको हिंदी का प्रथम कवि माना गया, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस ग्रंथ को क्या कहा है, व्रत संग्रह कहा, ठीक है। अब साथियों, अपनों ने कल ये भी कर लिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन, इसका आप जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके बारे में आप थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रख लेना। एक तो देखो प्रकाशन 1888 ईस्वी में होता है, अनुवाद 1957 ईस्वी में, और बात करें कि स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में। अब साथियों, इसमें आपको ये मैंने कल बताए थे, ये थोड़े से इससे पहले वाली क्लास में ध्यान रखने आपको कि शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को भी बड़ा व्रत संग्रह क्या कहा है, इस ग्रंथ को बड़ा व्रत संग्रह कहकर पुकारा है, और आदिकाल को चारणकाल का है। और इसमें साथियों पुरानी जो वृत्तियां हैं, परिस्थितियां, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को स्थान मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन का है। और इस ग्रंथ में पहली बार काल क्रम पत्ति को अपनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं मिश्र बंधु, ठीक है। बात करें मिश्र बंधु की, तो मिश्र बंधु कितने थे साथियों, मिश्र बंधु 3 थे। अब ऑप्शन में आपको देकर पूछा जा सकता है, क्या श्याम बिहारी थे, शुक बिहारी थे, कृष्ण बिहारी थे, आपको कृष्ण बिहारी दे सकते हैं उसमें, क्या गणेश बिहारी थे। तो ये 4 ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है, तो कृष्ण बिहारी नहीं थे, तो मिश्र बंधु 3 थे। श्याम शुक, 2 नाम तो ध्यान रखा, से श्याम शुक, फिर गणेश जी, श्याम शुक गणेश जी, ये याद रखना, श्याम बिहारी, शुकदेव और गणेश बिहारी। और मिश्र बंधु की रचना मिश्र बंधु विनोद, जो इनका ग्रंथ है वो कौन सा है, मिश्र बंधु ग्रंथ। अब बात करते हैं इस ग्रंथ की रचना, ध्यान रखना 4 भागों में की गई है। तो साथियों जो 4 भाग है ना, इसके पहले 3 तो ये ध्यान रखना, 3 भाग, तो पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों भाग तो पहले 3 भाग तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए। किसकी बात कर रहे हैं, मिश्र बंधु की। मिश्र बंधु ये 3 थे, श्याम शुक और गणेश, से याद रखना। मिश्र बंधु विनोद इनकी जो रचना है, इसकी बात करें 4 भागों में की गई है इस ग्रंथ की रचना। और पहला दूसरा तीसरा ये तीनों तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं। तीनों पहले 3 से 13 याद आ रहा है, 13, बस 3 के आगे 1 लगाना, 13 में प्रकाशित। चौथा है वो 34 ईस्वी में प्रकाशित होता है, 1900, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रकाशक हिंदी ग्रंथ प्रसार मंडली,
और एक चीज ध्यान रखना, इसमें आरोप है इतिवर्तात्मकता का। इतिवर्तात्मकता का आरोप इसलिए है इस ग्रंथ में क्योंकि इसमें वर्ण की क्या है, अधिकता है। तो ये ध्यान रखना। मिश्र बंधु के भाग 4 पहला दूसरा तीसरा 1913 ईस्वी में प्रकाशित होता है, चौथा 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है और प्रकाशित होता है। प्रकाशक की बात करें हिंदी ग्रंथ प्रसार मंडली से, और जो ये ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, बात करें इसमें कवियों का विशालकाय ग्रंथ है। यह कितने कवियों का, 4591 कवियों का एक बड़ा विशालकाय ग्रंथ है ये। और इन बंधुओं ने कवियों का प्रमाणिक जीवन वर्त दिया है। इन कवियों ने क्या दिया है, इन बंधुओं ने क्या किया है, कवियों का प्रमाणिक जीवन वर्त दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है साथियों कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। और मिश्र बंधुओं ने इसमें तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाने का क्या किया, प्रयास किया है। अब ये लाइन आ गई ना, मैंने बताया कि जो ये ग्रंथ है कौन सा, किसका ग्रंथ है, मिश्र बंधु का है। कौन सा है, मिश्र बंधु विनोद। ये लो कौन सा ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद। किसका है, मिश्र बंधु का। इसमें साथियों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है कि साहित्य इतिहास का इतिवर्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया। सबसे पहले साहित्य इतिहास का जो इतिवर्तात्मक लेखन किया गया वो सबसे पहले किनके द्वारा, मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया। ये आरोप है क्योंकि इसमें वर्ण की अधिकता है, इतिवर्तात्मकता यानी कि वर्ण की अधिकता। फिर मिश्र बंधु एकमात्र ऐसे विद्वान है जिन्होंने कवियों के नाम काल विभाजन किया। कवि है उनके नाम का काल विभाजन किया। कौन से, मिश्र बंधु, ये एकमात्र ऐसे विद्वान है। जैसे कि अलंकृत काल के अंतर्गत देखें तो सेनापति काल और भूषण काल, और परिवर्तन काल के अंतर्गत आता है द्विवेदी काल, दयानंद काल, और वर्तमान काल के अंतर्गत आता है भारतेंदु काल। तो ये जो कवियों के नाम है वो काल विभाजन किया इन्होंने, मिश्र बंधुओं ने किया। ये एकमात्र से विद्वान है। और अगर आपको ये चीज पूछ ले कि इतिहास का इतिवर्तात्मक जो लेखन है वो सबसे पहले किस में हुआ, तो मिश्र बंधु विनोद में हुआ था। ठीक है ना। अब बात करते हैं मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित अन्य रचना। देख लो कौन सी है, हिंदी नवरत्न। कौन सा ग्रंथ है, हिंदी नवरत्न। और इसमें जो हिंदी नवरत्न 9 यानी कि जो 9 कवि है वो देख लो कौन कौन से है, ये भी लिख दी है। तो सूरदास, तुलसीदास, देव, 3 तो ऐसे नाम ध्यान रखना। कौन कौन से पता होगा आपको, 9 कवियों का था, सूरदास, तुलसीदास, देव। देव और केशव ऐसे याद रखना, देव केशव बिहारी कबीर याद रख लेना। सूरदास, तुलसी, देव, केशव, बिहारी कबीर। त्रिपाठी बंधु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रप्रताप, ये 9 कवि। ठीक है ना, इसमें आते हैं नवरत्नों में। फिर बात करते हैं इतिहास का इतिवर्तात्मक लेखक। सर्वप्रथम देखो मिश्र बंधु विनोद में हुआ, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा है। किसको कहा है, कौन से ग्रंथ को कहा है, मिश्र बंधु विनोद का। ठीक है, ऐसे ले लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इन्होंने बड़ा भारी व्रत संग्रह कहा है, तो भाई भारी होगा, मिक्स है तो मिश्र बंधु है, बंधु है भाई, देख लो 3 बंधु ऐसे लो, श्याम बिहारी, सुखदेव, गणेश बिहारी, तो बड़ा तो होगा, ऐसे याद कर लेना, बड़ा तो होगा, बड़ा भारी व्रत इसलिए कह दिया। ऐसे लेना, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, परिश्रमी संकलनकर्ता किनको कहा है, मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता भी बोल दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो मिश्र बंधु का ग्रंथ है, जो मिश्र बंधु विनोद, उसको बड़ा भारी व्रत संग्रह का। बात करें जो हिंदी नवरत्न है पुस्तक, हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है, इस पुस्तक को कहाँ, इलाहाबाद स्थित कौन सी, नागरी प्रवर्धनी सभा की हिंदी ग्रंथ प्रसारणी मंडली द्वारा प्रकाशित किया। इसके 4 संस्करण है साथियों, 4 संस्करण में प्रकाशित हुए। प्रथम 1934 में, दूसरा संस्करण जो कि 1940 ईस्वी में, तीसरा 1943 ईस्वी में, चौथा 1944 में। पहला 34, दूसरा 40, फिर 40 के बाद में 43 याद रखना, फिर 44 में। और जो चौथा है ना, इसमें कबीरदास को 7वें से कौन से स्थान पर पहुंचा दिया, 7 में से तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। और एक चीज ध्यान रखना, जो दूसरा संस्करण है ना 1940 में, इस द्वितीय संस्करण 1940 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने कबीरदास को देखो 7वें स्थान पर शामिल किया, और जो 1944 है इसमें 7 में से तीसरे पर पहुंचा दिया। इसमें तो 7वें स्थान पर पहुंचाया, और जो चौथा है 1944 इसमें कबीरदास को 7 में से तीसरे पर पहुंचा दिया। तो भूषण व मतीराम को, त्रिपाठी बंधु को 5वें स्थान पर रखा,
ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई आपने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, ये चीज थोड़ी सी देख लेना, कोई भरोसा नहीं किसी चीज का। तो प्रथम संस्करण 1934, ठीक है ना, इसमें था। और भूषण व मतीराम इसमें अलग अलग हुए थे, ठीक है ना, अलग अलग थे। प्रथम संस्करण में भूषण और मतीराम अलग अलग थे। और तो द्वितीय संस्करण में कबीर को शामिल करने पर दोनों को त्रिपाठी बंधु नाम से एक जगह शामिल करते कवियों की संख्या 9 रख दी। और हिंदी साहित्य में देव बड़े की बिहारी विवाद के जन्मदाता पूछे तो मिश्र बंधु ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार मिश्र बंधु माने जाते हैं। अगर पूछे आपको कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत काल विभाजन की परंपरा डालने वाले सबसे पहले इतिहासकार मिश्र बंधु माने जाते हैं। इनका जन्म इंडोजा लखनऊ उत्तर प्रदेश में माना जाता है। फिर बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में होता है साथियों। कहाँ पर? बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश के अंगोना गांव में होता है। और ग्रंथ की बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशक की बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा काशी। और 1927 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। पूछा गया है, काफी बार इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, 1939 ईस्वी में प्रकाशन होता है। बात करते हैं 1927 ईस्वी की, तो 1927 ईस्वी में साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, और किंतु स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। यानी कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में तो लिखते हैं 1927 ईस्वी में, और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता है 1929 ईस्वी में, ठीक है ना। ये दोनों चीज आप ध्यान रखना। और भूमिका के रूप में इसका नाम क्या था? भूमिका के रूप में इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। और इन्होंने अपना ग्रंथ विद्यावादी पद्धति पर लिखा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। आचार्य जी ने अपना जो ग्रंथ है विद्यावादी पद्धति पर लिखा। वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कवियों की, तो कवि इसमें 1000। और ये ग्रंथ मूल रूप से तो देखो 1929 ईस्वी के आरंभ में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित होता है। ये द्वारा लाइन लिख दिया मैंने, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के रूप में 1940 ईस्वी में परिवर्धित संस्करण प्रकाशित करवाया गया। देखो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, कौन सा? इनकी जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ध्यान रखना कि इसका जो संशोधित परिवर्तन होता है वो डेट जरूर ध्यान रखना। संशोधित परिवर्तन होता है 1940 ईस्वी में। चाहे मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, आपको ऐसे याद रह जाएगा, यहाँ पर अलग से लिख देती हूँ। ये लो एक बार फिर से देखो इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में। अब देखना सारी चीज। ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशन होता है। बाकी इसका जो संशोधित परिवर्तन होता है वो होता है 1940 ईस्वी में, ठीक है। और प्रकाशन की बात करें साथियों, तो प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित होता है। कवि इसमें 1000 है, ठीक है, ये चीजें। और फिर बात करते हैं कि तुलसी के प्रति उनका मोह है, कबीर के प्रति अन्याय करवाया गया। ये दोष है इसमें। क्या दोष है? कि तुलसी के प्रति उनका मोह, कबीर के प्रति अन्याय करवाया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1929 ईस्वी में तो देखो ग्रंथ लिखा गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये लिखा गया 1929 ईस्वी में, ठीक है। और 1940 में इसका परिवर्तित एवं संशोधित संस्करण मिला। ये दो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज देखना कि 1927 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, ये भी देख लेना, ठीक है। और हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की रचना में 3 विद्वानों का योगदान है। तो निर्माण की भूमिका में 3 कौन कौन से विद्वान है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर और रामचंद्र वर्मा, ठीक है ना। ये देख लो। अब थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविव्रत संग्रह कहकर पुकारा, और एकमात्र इतिहासकार जिन्होंने दोहरा काल विभाजन किया। पूछा भी गया कितनी बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती है, कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार।
ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार एक चीज और ध्यान रखना कि ये कहते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना मानी जाती है। और आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल द्वारा लिखे गए इतिहास के विवादित जो तथ्य है साथियों कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहकर पुकारना इन्होंने, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहकर पुकारा। और वीरगाथा काल की अनेक रचनाएं उन्होंने गिनाई है वीरगाथा काल की अस्तित्व में नहीं है तथा कुछ अप्रमाणिक भी है। और भक्ति काल को प्राजित मनोवृत्ति का परिणाम मानना और संत मत में एकेश्वरवाद का प्रभाव देखना और प्रेमाख्यान काव्य में सूफी मसनवी की छाप मान आदि अनुमानाश्रित है। ठीक है ना, ये थोड़े से विवादित तथ्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखे गए। इसके अलावा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष कहा है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर के इतिहास को इन्होंने क्या कहा है, वर्त संग्रह कहा है। अब पूछ ले वर्त संग्रह किनने कहा है, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने, तो आचार्य जो जॉर्ज ग्रियर्सन है इनके इतिहास को कहा, शिव सिंह सेंगर के इतिहास को किन्होंने, आचार्य जी ने। ठीक है। फिर साहित्य इतिहास लेखन में मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों का नाम शुक्ल जी ने दिया है। कौन कौन सा का नाम दिया है, एक तो कविता कौमुदी का, एक हिंदी गोविंद रत्नमाला का और एक ब्रज माधुरी सार का। ठीक है, ये तो कुछ ऐसे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि मेरा उद्देश्य साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न्याय की कवि कीर्तन करना, ये आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल लिखते हैं। और शुक्ल जी ने कवियों का परिचयात्मक वर्णन है ना, वो मिश्र बंधु की कौन से ग्रंथ, विनोद ग्रंथ से लिया है साथियों। अब बात करते हैं श्याम सुंदर दास की। तो श्याम सुंदर दास का जो ग्रंथ है वो है हिंदी भाषा और साहित्य। जो श्याम सुंदर दास के ग्रंथ है ना, हिंदी भाषा और साहित्य, जो भाषा है ना साथियों, इसमें तो इस कृति में हिंदी भाषा वाले खंड में कितने 6 अध्याय हैं, भाषा वाले में तो 6 अध्याय है और साहित्य वाले में कितने 10 अध्याय है। ठीक है। फिर बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इससे पहले मैंने एक एक चीजें बताई है, पहले ग्रंथों को लिखे सभी का, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, क्योंकि अब वैसे आप एक एक करोगे तो आपको वो पहले किया हुआ तो थोड़ा सा माइंड में बैठेगा। मैंने कहा था जो राम कुमार वर्मा है, राम जी, राम कुमार, देखो कुमार है राम, ठीक है ना, राम जी की अगर आप आलोचना करोगे तो सही नहीं होगा, आलोचनात्मक याद रह जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका, राम कुमार वर्मा का। तो कब की डेट 1938 ईस्वी में इन्होंने अपना ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, इसे 2 भागों में, कितने 2 भागों में विभाजित करने की कोशिश की मगर नहीं हुआ। ठीक है ना, डॉक्टर राम कुमार जी वर्मा ने। फिर बात करते हैं इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड और साहित्य इतिहास का ही वर्णन है। ध्यान रखना, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, वैसे तो इन्होंने 2 भागों में विभाजित करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। इन्होंने फिर 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक कालखंड और ऐतिहासिक का क्या किया है, वर्णन किया है। और यह ग्रंथ जो है ना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, यह ग्रंथ अधूरा व अपूर्ण है साथियों। और प्रथम भाग है इसका, वो कब, 1938 ईस्वी में, कहां तक, भक्ति काल तक लिखा गया, ध्यान रखना। और दूसरे भाग का प्रकाशन ही नहीं हो सका। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास साथियों 2 भाग में देख लो विभाजित करने की कोशिश करी बट को नहीं हो। ठीक है। फिर ध्यान रखो कि 693 लेकर 1693 ईस्वी तक इनमें के कालखंड और साहित्य इसका वर्णन है और ग्रंथ अधूरा और अपूर्ण है। और प्रथम प्रकाशन है ना वो साथियों भक्ति काल तक ही लिखा गया 1938 ईस्वी, और दूसरे भाग का प्रकाशन ही को नहीं हो, देख लो भाई। और यह 7 प्रकरणों में विभाजित है। और बात करें इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो युगों व धाराओं के नाम का सरलीकरण करना है। ठीक है। और जैसे ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य तथा प्रेमाश्री शाखा को क्या, सूफी काव्य कहना। ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने देखो 693 से ईस्वी से 693 ईस्वी से 943 ईस्वी तक के काल को क्या कहा, संधि काल। ये भी ध्यान रखना, संधि काल है ना वो कब तक के काल को, देखो 693 से 943 ईस्वी तक के किन्होंने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। और इस अवधि में वे अपभ्रंश के सिद्ध नाथ जैन कवियों की वाणी का विवेचन करते हैं और इसके बाद के काल को चारण काल की संज्ञा दी। ठीक है। तो ये राम कुमार जी वर्मा है डॉक्टर, इन्होंने संधि काल कहा है 693 से 943 ईस्वी तक के काल को। और बात करें शुक्ल जी का जो नामकरण है वो प्रवृत्ति के आधार पर, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो नामकरण है वो रचनाकार के आधार पर, ये भी थोड़ा ध्यान रखना।
अब ये वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी एक चीज़ आप इसको इस तरीके से याद रख लेना कि जो गारसा तसी है, इन्होंने जो सर्वप्रथम प्रयास किया वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको पूछे प्रयास तो गारसा तासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कब 1839 ईस्वी में, ठीक है, 39 ईस्वी में। ठाकुर शिव सिंह सबसे पहले गारसा तासी करते हैं। सेकंड दूसरा जो प्रयास शिव सिंह सेंगर करते हैं, वैसे मैंने पहले बताया था आपको पहला प्रयास किन्होंने किया। दूसरा तो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का भारतीय विद्वान द्वारा आपको पूछे पहला प्रयास यहाँ पर, वैसे तो देखो ये पहला करते हैं। दूसरा अगर आपको यहाँ ऐसे देकर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का जो भारतीय विद्वान है उनका प्रथम प्रयास पूछे तो सबसे पहले गारसा तासी करते हैं, और भारतीय विद्वान द्वारा पहला प्रयास ये करते हैं ठाकुर शिव सिंह जो कि 1883 ईस्वी में। तो दो प्रश्न इस हिसाब से बन सकते हैं, दोनों का इस हिसाब से ध्यान रखना लैंग्वेज से। फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रिश ने इन्होंने 1888 ईस्वी में, गारसा तासी 1839, शिव सिंह सेंगर 1883 और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1888। सच्चे अर्थों में देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ये वाले यहाँ पर इतनी है। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है इन्होंने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास, अगर सीधा पूछे सबसे पहले प्रयास हिंदी साहित्य का तो गारसा तासी करते हैं। फिर अगर पूछे पहला ही प्रयास प्रथम भारतीय विद्वान द्वारा पूछे तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर। अगर सच्चे अर्थों में देख करके पूछ ले हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास, सच्चे अर्थों में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। फिर बात करते हैं परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास पूछे तो ये थोड़ी सी आप इस पेज वाले जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। तो परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास पूछे तो मिश्र बंधु ने कब 1913 ईस्वी में, मिश्र बंधु 1913 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास। इसमें भी आपको दो लाइनें से ध्यान रखनी है, सच्चे अर्थों में सीधा पूछे हिंदी साहित्य का सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का परंपरागत सर्वप्रथम इतिहास पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो हिंदी के शीर्ष साहित्यकार, उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यास आलोचक, चिंतक, शोधकर्ता के रूप में प्रसिद्ध कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद जी, ठीक है। द्विवेदी इनका जन्म होता है 1907 ईस्वी में, कहाँ? छपरा गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद में किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत में अगर नमस्तक होकर स्वीकार किया तो वो यही है साथियों, और किन के अनुसार? गणपति चंद्र के अनुसार। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल, इनके बाद में अगर बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, इनको उच्च कोटि के निबंधकार बोलते हैं, उपन्यास आलोचक, चिंतक, शोधकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, शीर्षक साहित्यकार। और बात करें इन्होंने आदिकाल के बारे में पर्याप्त लेखन किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधित 3 पुस्तकें लिखी है कि इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 3 पुस्तकें, ये पहले भी मैंने करवाई है। पहली देखो 1940 वाली कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आप इसमें 40 पहले आता है तो पहले भूमिका आएगी, फिर उसका उद्भव विकास याद रखना, जो 1952 में। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल है, देखो हजारी, हजार नोट, 50, 500, 500 के हजार, आधे कर लो आदिकाल, ये भी 1952। अगर मैंने पहले 1953 लिखा दिया तो थोड़ा सा देख लेना, पीछे मैं चलती हूँ। ये मैंने यहाँ पर करवाए थे सभी के, तो मैं यहाँ पर 52 कर देती हूँ। जब मैंने सबसे पहले आपको लिखाया है जो इतिहासकार इनका जो प्रयास बताया है मैंने सभी की, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये 3 पुस्तकें किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की 40 में हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव और विकास, आदिकाल 1952 का ध्यान रखना। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को देखो वीरगाथा काल माना है। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या माना है? वीरगाथा काल। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहकर पुकारा। शुक्ल जी ने तो आदिकाल को वीरगाथा काल, हजारी जी ने आदिकाल, ये पता होगा सभी को। और द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यंत विरोधों एवं व्याघातों का युग का है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण के आधार पर। देखो ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर कौन कौन से ऐतिहासिक के आधार पर? आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक। और शासक और उसके शासन काल के आधार पर एलिजाबेथ युग, विक्टोरियन युग और मराठा काल और मुगल काल ये है।
फिर देखो थोड़ा जल्दी से, थोड़े ऐसे ही है, देख लो आप युग के आधार पर है कि लोकनायक और उसके प्रभाव काल के आधार पर तो गांधी युग, नेहरू युग हो गए, और साहित्य नेता और उसकी प्रभाव वृद्धि के आधार पर रविंद्र युग, भारतेंदु युग हो गए, द्विवेदी युग, प्रसाद युग हो गए, और राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं आंदोलन के आधार पर स्वतंत्र काल और पुनर्जागरण काल और नवोत्थान काल हो गए, और साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, रीति काल, छायावाद युग और प्रगतिवाद काल। ये तो पता होगा आपको साहित्य के आधार पर कैसे है, तो ये चीजें बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा दिए गए जो काल विभाजन है, वो देखो आपको ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है कि गार सतासी और शिव सिंह सेंगर है ना, दोनों इन्होंने तो काल विभाजन का प्रयास ही नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर पढ़े हैं, वहां पर याद नहीं होता, मैंने एक जगह लिखे है। सबसे पहले जो गार सतासी और शिव सिंह सेंगर थे, इन्होंने तो काल विभाजन का क्या प्रयोग ही नहीं किया। फिर ग्रियर्सन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को 12 अध्यायों में व्यक्त किया था, मैंने बताया तो 12 अध्यायों में, और प्रत्येक विभाजन का एक कालखंड में व्यक्त किया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। देखो इससे पहले थे जिन्होंने तो किया ही नहीं था काल विभाजन का। जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सबसे पहले जो किया वो किन्होंने काल विभाजन का प्रयोग सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया, ठीक है ना। और इन्होंने लेखक कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण भी किया साथियों। और ग्रियर्सन के काल विभाजन में वैज्ञानिकता का भाव है, ये ध्यान रखना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन, उसमें किसका भाव है? वैज्ञानिकता का भाव है। और कालों की संख्या अधिक होने के कारण से काल विभाजन मानना उचित नहीं है, ज्यादा है ये संख्या कालों की, तो इसीलिए इसको उचित नहीं है काल विभाजन। अब बात करते हैं, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन 5 खंडों में विभाजित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा आपको याद करना है। तो देखो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है 5 खंडों में विभाजित। एक तो प्रारंभिक काल, एक माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ये थोड़ा याद रखना है कि जो प्रारंभिक काल है ना साथियों, 700 विक्रम संवत से लेकर के 1444 विक्रम संवत है। देखो 7 का दुगुना करो 14, तो प्रारंभ में 7 याद रखना है, 7 से 14 याद रखना है, तो 700 विक्रम संवत से 1444, जिसमें 2 आते हैं पूर्व माध्यमिक, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। जो पूर्व प्रारंभिक काल है, देखो पूर्व प्रारंभिक से उत्तर आरंभिक तक 700 से 400 1444 तक होगा। तो जो पूर्व प्रारंभिक काल है वो कब तक का है? 700 विक्रम संवत से 1343 से। फिर 1343 के बाद में 44 1344 से 1444 विक्रम संवत जो उत्तर आरंभिक काल है। तो प्रारंभिक काल देखो 700 से 1444। फिर दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल देखो यहाँ 44 तक ये हो गया, फिर 1445 से सीधा 1680 तक है माध्यमिक काल। 700 से 1444, फिर 1445 से 1680 तक माध्यमिक काल। और माध्यमिक काल में एक आता है पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। जो पूर्व माध्यमिक काल है वो साथियों 1445 से 1560 विक्रम संवत तक है, और जो प्रौढ़ माध्यमिक काल है वो 1561 से 1680 विक्रम संवत तक का। फिर बात करते हैं अलंकृत काल, जो कि देखो 80 तक तो हो गया, 1445 से 1680 तक माध्यमिक काल। फिर 1680 के बाद में 81 आता है, 81 विक्रम संवत से लेकर 1879 तक आता है अलंकृत काल, जिसमें आता है पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। 2 कालों में बंटा है। ये जो पूर्व अलंकृत काल है वो 1681 से लेकर के कहाँ तक? 1790 विक्रम संवत का है। और उत्तर अलंकृत काल बात करें 1791 से लेकर 1879 विक्रम संवत का। फिर आता है परिवर्तन काल साथियों, जो 1890 से लेकर 1925 विक्रम संवत का। परिवर्तन काल बात करें तो 1890 विक्रम संवत से लेकर के कितना है? 1925, यही है। फिर अब 1925 के बाद में 1926 आता है, 1926 से लेकर के अब तक का आता है वो है वर्तमान काल। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसको फिर से देख लो। देखो प्रारंभिक काल 700 से 1444, फिर 1444 के बाद में आता है 45, 1445 से 1680 तक माध्यमिक काल। फिर 1680 के बाद में 81, 1681 से 1879 तक का अलंकृत काल। और 89 के बाद में 90 आता है, तो 1890 से 1925 तक का साथियों परिवर्तन काल है। और 1926 से लेकर के अब तक का वर्तमान काल है। फिर बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल है, इन्होंने 9 वर्षों के काल को कितने 4 खंडों में बांटा है। 4 खंड, एक तो वीर गाथा काल, एक भक्ति काल, एक रीति काल और एक आधुनिक काल, जिसको गद्य काल बोलते हैं। तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कौन से विक्रम संवत से है। तो वीर गाथा काल है, इसको आदिकाल का है।
क्या कहते हैं वीर गाथा काल को? आदिकाल। वीर गाथा काल है जो आदिकाल है साथियों, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत का मान्य है। और इसमें वीर गाथा काल में देखो अपभ्रंश काल और वीर गाथा काल है, जो कि अपभ्रंश काल माना है 1050 से 1200। देखो 1050 लेके 1375 तक का है ना, तो 1050 से 1200 विक्रम संवत तो आपको अपभ्रंश काल मानना है, और वीर गाथा काल सीधा 1200 विक्रम संवत से 1375 तक का, तो 1050 से 1375 तक का हो गया दोनों काल। तो फिर भक्ति काल जिसको पूर्व मध्य काल बोलते हैं, और ये 1300 देखो 1050 से 1375 वीर गाथा काल है, फिर 1375 से 1700, 1375 से 1700 विक्रम संवत भक्ति काल है। पहले तो आप सीधा इनका याद करो कि वीर गाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, 13-17 से याद रखो, 1013, ठीक है ना। फिर रीति काल की बात करते हैं तो 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल की बात करें तो 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत। जो भक्ति काल है इसमें बात करें निर्गुण धारा और सगुण धारा है। निर्गुण धारा इसमें ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री है, और सगुण धारा में आता है रामाश्री और कृष्णाश्री, ठीक है। और रीति काल को उत्तर मध्य काल बोलते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल। तो ये आप देख लेना, वैसे तो आपको इनकी डेट विक्रम संवत याद ही होगा कब से कब तक का है। फिर बात करें शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जानने के पीछे देखो 12 ग्रंथों की सहायता ली थी साथियों। कौन कौन से 12 ग्रंथ जिनको शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जानने के लिए ग्रंथों की 12 ग्रंथों की जो सहायता ली थी वो कौन सी है? इसमें 8 तो प्रारंभिक के जो मैंने लिखे है ना यहां तक के, ये तो है हिंदी भाषा से, और जो अंतिम में मैंने 4 लिखे हैं साथियों, ये ध्यान रखना आप कौन सी अपभ्रंश भाषा से है। तो कौन कौन से है 12 ये ग्रंथ जिनको शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा का नाम जानने के लिए क्या ली थी? सहायता ली थी। ये 12 है ग्रंथ। देखो खुमान रासो जिनके रचनाकार दलपत विजय, वैसे तो रचनाकार याद होंगे आपको, अगर याद नहीं है तो मैं याद करवा देती हूँ। खुमान रासो, देखो मान, खुमान मान आ रहा है पीछे, मान किस पे होती है? जो दल इकट्ठा करे, दल, दलपत विजय, विजय जो विजय मतलब जीते, दल इकट्ठा करे उस पे मान होता है खुमान रासो। फिर बिशल देव रासो नरपति नाल है, ठीक है। बिशल देव, देव बिशल, बिशल बजाते हैं देवपति नरपति जी। जयप्रकाश, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, देखो जयचंद प्रकाश भट्ट केदार नाम ही ऐसा है। फिर जयमेक जस चंद्रिका मधुकर कवि, रचना इसकी रचनाकार है, इसकी रचना है जयचंद। रचनाकार कौन है? मधुकर कवि की कौन सी है? एक तो जयमेक और जस चंद्रिका, और भट्ट केदार की है जयचंद प्रकाश, और नरपति नाल है बिशल देव रासो। और जगनिक की है परमाल रासो, परमाल रासो जगनिक। और देखो यहाँ पर है जगनिक और यहाँ आ रहा है माल, और जहाँ माल रखा होता है ना पूरे जग की आंख होती है उस माल पर, ऐसे लो परमाल रासो जगनिक है ना, और जगता ही रहता है उस माल के लिए, ऐसे याद रखना। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, तो बच्चे बच्चे को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। पहेलियां तो अमीर खुसरो की है, और पदावली ये विद्यापति की है। फिर बात करते हैं, ये तो देखो 12 ऊपर की जो 8 है ना मैंने बताई है अभी, ये तो किससे? हिंदी भाषा से है। जो बची 4 ये कौन सी है? अपभ्रंश भाषा से। कौन सी? हमीर रासो सारंगधर जोधराज की है, और विजयपाल रासो नलपति सिंह भट्ट की, नल सिंह भट्ट की है सॉरी। कृतिलता, कृतिलता और कृति पताका, कृतिलता दे दे, कृति पताका दे दे, पदावली दे दे, विद्यापति की है। कृतिलता, कृति ये पूछे भी गई है कितनी बार, कृतिलता कृति पता और पदावली किसकी है? विद्यापति की। अब करेंगे इनको एक एक करके। पहले तो देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो काल विभाजन है ये ध्यान रखना। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन किस किस में कब कब हुआ है देखो, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल का जो माना है, आदिकाल का तो 1000 से 1400 ईस्वी माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है ना। और भक्ति काल जो माना है वो देखो आदिकाल तो 1000 से 1400, और 1400 से 1600 भक्ति काल, और रीति काल 1600 से 1800, और 1800 से 1952 ईस्वी आधुनिक काल माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है, ठीक है ना। 1014 लेना, फिर 14 से 16, फिर 16 से 18, 18 से 1952।
द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है और इन्होंने आदिकाल को अत्यंत विरोधों व व्याघातों का क्या कहा है, युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य का एक ही मानदंड है, एक ही लक्ष्य है। मनुष्य शोक के फूल नामक निबंध में से स्पष्ट लिखते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। साथियों, मैंने कल ही बताया था आपको, भाई आप अगर पढ़ना चाहते हो अभी क्लास स्टार्ट, देखो मेरे को नहीं पता चल रहा, क्लास इतने देख रहे हैं, मैं कोई इसलिए नहीं बोला, इसलिए बोला कि आप अगर जितने देखना चाहते हो ना, सच में चाहते हो क्लास, तो एक क्लास पे, चाहे मैं आज वाली बोलूं चाहे कोई भी, एक क्लास पे आप जितना देखना चाहते हो वो लोग सिर्फ लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि भी आप ये चाहते हो, सच में पसंद आ रही है। अब मैंने तो इसलिए बोला, फिर अगर 500 अगर देख रहे हैं उनमें से क्या उन्होंने ऐसे ही ओपन किया है, क्या वो सच में नहीं चाहते क्लास आगे हो? तो फिर मैं तो साथियों ऐसे मत्था मार रही हूं, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है। इससे तो अच्छा कहीं होंगे फिर और सब्जेक्ट के भी कमेंट आ रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण, ये है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, देखते हैं काल विभाजन एवं नामकरण। आदिकाल को देखो, जो आदिकाल है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है, इन नामकरण देख लो पहले तो। आदिकाल की बात करें तो इन्होंने 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी मध्य तक माना है आदिकाल को नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को 7वीं से 14वीं शताब्दी, भक्ति काल को 14वीं से 17वीं शताब्दी माना है। आदिकाल 7 से 14 डबल कर दो और 14 से 17 दे दो, भक्ति काल। रीति काल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी से वर्तमान तक माना है। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। 7वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल, 14 से 17वीं भक्ति काल, रीति काल 14 से 19, 19 से वर्तमान तक आधुनिक काल। फिर बात करते हैं पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग जो 1857 से 1900 ईस्वी तक, और जागरण सुधार काल द्विवेदी युग जिसको बोलते हैं 1900 से 1918 ईस्वी तक। देखो पुनर्जागरण 1857 से 1900, फिर 1900 से 1918 है वो जागरण सुधार काल, जो द्विवेदी युग काल है 1900 से 1918। फिर बात करते हैं साथियों छायावाद काल, प्रसाद पंत निराला युग है जो 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल 1938 से अब तक, और प्रगति प्रयोग काल है 1938 से 1953 तक, और नवलेखन काल 1953 से अब तक। अब बात करते हैं साथियों, राम कुमार वर्मा ने 5 भागों में बांटा है। देखो कौन कौन से 5 भाग है राम कुमार वर्मा के अनुसार? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। राम कुमार वर्मा संधि चारण, राम कुमार वर्मा संधि काल, चारण काल, भक्ति रीति काल, आधुनिक काल। ये भक्ति रीति आधुनिक तो याद रह जाएगा, इसके अलावा संधि चारण याद रखना। संधि काल है वो 750 से 1000 विक्रम संवत माना है। चारण काल है अलग अलग, भाई सभी ने बताया तो थोड़ा सा ये देख लेना। चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल जो माना है 1375 से 1700, और रीति काल इन्होंने 1700 से 1900 विक्रम संवत, और आधुनिक काल 1900 से अब तक राम कुमार वर्मा ने। देखो राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर वर्मा ने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं शामिल की है इन्होंने, ठीक है ना। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं की इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। चारण काल व शुक्र जी के, चारण काल है वह शुक्ल जी के वीर गाथा काल में समान तरह की रचनाएं हैं, और शुक्ल जी के वीर गाथा काल को चारण काल कहा है। तो शुक्ल जी के वीर गाथा काल को क्या कहा है? चारण काल। और उससे पूर्व के काल को संधि काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्होंने अपभ्रंश के पहले कवि किसको कहा? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को कहा है, और हिंदी के प्रथम कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। ये लाइन जरूर ध्यान रखना दोनों, हिंदी के प्रथम कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से किनको? स्वयंभू को। और भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्री को संत काव्य और प्रेमाश्री को सूफी काव्य कहा जाता है, ठीक है ना। भक्ति काल का जो निर्गुण ज्ञानाश्री है, ज्ञानाश्री निर्गुण जिसको ज्ञानाश्री को संत काव्य और प्रेमाश्री को सूफी काव्य कहते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण। तो गणपति चंद्र गुप्त का आपको ग्रंथ तो भूलोगे नहीं, मैंने कहा था गणपति गणेश जी का नाम लेकर के वैज्ञानिक खोज करनी है, किसकी? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास याद रह जाएगा आपको। बात करते हैं इनके द्वारा जो काल विभाजन नामकरण की, तो सबसे पहला प्रारंभिक काल जिसको क्या बोलते हैं? उन्मेष काल। जो प्रारंभिक काल है इसको उन्मेष काल बोलते हैं। ये कब तक का है? 1184 से 1350 ईस्वी तक का। तो गणपति चंद्र ऐसे लोग ये क्या करते हैं?
खोज करते हैं, प्रारंभ है, उन्मेष करते हैं ऐसे लोग 1184 से 1350 ईस्वी तक का। फिर मध्यकाल है जो कि 1350 से 1857 ईस्वी तक का है। इसमें साथियों मध्यकाल में एक पूर्व, दो भागों में एक मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को बोलते हैं उत्कर्ष काल जो कि 1350 से 1600 ईस्वी तक का है, और उत्तर मध्यकाल जिसको बोलते हैं अपकर्ष काल जो 1600 से 1857 ईस्वी तक का है। अब फिर से देखो, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनका ग्रंथ है। इन्होंने एक प्रारंभिक काल, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल, इन तीनों का जो काल विभाजन किया। प्रारंभिक काल जिसको उन्मेष काल बोलते हैं तो वो तो 1184 से 1350, मध्यकाल की 1350 से 1857, जिसमें पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल में बता दिया, देख लेना। फिर बात करते हैं जो पूर्व मध्यकाल है ना साथियों, इनको 3 भागों में विभाजित किया है, एक तो धर्माश्रित और एक राज्याश्रित और एक लोकाश्रित। फिर बात करते हैं आधुनिक काल है वो 1857 से अब तक का माना, ठीक है ना। तो ये काल देख लो, प्रारंभिक, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखो जैन कवि जो शालिभद्र सूर्य है इनको प्रथम कवि माना जाता है, ये भी थोड़े देख लो। सूफी परंपरा के प्रवर्तक पूछे तो सूफी परंपरा के प्रवर्तक है साहित्य। रीति काव्य का प्रवर्तक पूछे तो केशवदास। सूफी प्रेमाख्यान को रोमांसिक काव्य कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं डॉक्टर बचन सिंह का काल विभाजन एवं नामकरण। इन्होंने अपभ्रंश काल और भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल, इन 4 कालों में बांटा है। जो भक्ति काल है सबसे पहला अपभ्रंश काल डॉक्टर बचन सिंह के काल विभाजन का बांटा है। जो भक्ति काल जो कि 14 से 1650 ईस्वी तक का है। रीति काल 1650 से 1857 ईस्वी तक का है। आधुनिक काल 1857 से अब तक का है। फिर बात करते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो काल विभाजन एवं नामकरण है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आदिकाल जिसको वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसको रीति काल कहते हैं, आधुनिक काल जिसको गद्य काल कहते हैं। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार जो आदिकाल है वो 1000 से 1350 ईस्वी तक का, और पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल बोलते हैं 1350 से 1650। राम स्वरूप के अनुसार तो 1350 से 1650 ईस्वी तक का। उत्तर मध्यकाल है वो 1650 से 1850 ईस्वी तक का। आधुनिक काल 1850 से अब तक का है, ठीक है। सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो साथियों ये है, ये आपको ध्यान रखना है। आदिकाल है वो 1000 से 1350 तक का, जो अपने पढ़ेंगे। वैसे तो अलग अलग उन्होंने बताया है सभी ने, ठीक है ना। जो सर्वमान्य वर्गीकरण है वो अपने यहाँ से अब आदिकाल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आदिकाल है वो ध्यान रखना 1000 से 1350 ईस्वी तक का है, ठीक है ना। तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार देख लो सर्वमान्य वर्गीकरण तो ये है जो मैंने पहले भी बताया, और अब देख लो फिर से मैंने लिखा है कि आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी तक का। भक्ति काल है वो है 1350 से 1650 का। देखो 1000 से 1350 आदिकाल, फिर भक्ति काल आता है जो 1350 से 16। अब इस 3 में 6 3 और जोड़ दो, डबल कर दो, 1350 1650 से याद करना। रीति काल है वो 1650 से 16 में 2 8 यानी कि 1850 ईस्वी, और आधुनिक काल 1850 से अब तक का है, ठीक है ना। तो ये पुनर्जागरण काल है, ये सारे मैंने बता दिए, ये थोड़ा से आप फिर से देख लो। अब नेक्स्ट जो करेंगे आदिकाल करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी आदिकाल की, ठीक है। इस हिसाब से मैंने लिखे, ऐसे ही आपको याद कर लेना है, ठीक है।